हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो देखिए, इसी के अंतर्गत आज की जो हमारी क्लास है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्लासी का युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि भारत के इतिहास में ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, इसी युद्ध के बाद देखिए क्या हुआ था कि जो अंग्रेज है ना, तो भारत के अंदर पूरी तरह से राजनीतिक, व्यापारिक और आर्थिक रूप से वो सक्षम हो गए थे, उनका प्रभुत्व कायम हो गया था। ठीक है, और जो ये युद्ध है देखिए किसके बीच में लड़ा गया था। सबसे पहले तो यही कॉमन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो हुआ कब था? 1757 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था? तो बंगाल का जो नवाब था उस समय के अंदर वो था सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। ठीक है, जो अंग्रेजी सेना उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। तो उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, परिणाम क्या था कि अंग्रेज इस युद्ध के अंदर विजयी हो गए थे। उसके अलावा देखिए इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो बंगाल है ना, तो बंगाल का क्षेत्र जो है वो पहले मुगल साम्राज्य के अधीन आया करता था। तो किस प्रकार से बंगाल धीरे धीरे करके स्वायत्त हुआ, किस प्रकार से जो मुगल साम्राज्य है उसके अधीनता से ये स्वतंत्र हो गया था, ये सब इसके अंदर देखेंगे। और देखिए जो बंगाल का क्षेत्र है ना, तो इसके अंदर जो वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान का जो बिहार हो गया, उड़ीसा है, झारखंड है, इसके अलावा पूरा का पूरा जो बांग्लादेश है, वो सारा किसके अंदर आता था उस समय के अंदर? बंगाल कहलाता था। ठीक है, बंगाल के अंदर ये आता था। तो जो बंगाल का क्षेत्र है वहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि गंगा नदी वहाँ से बहती है बांग्लादेश से होती हुई। ठीक है, बांग्लादेश से होती हुई अरब सागर के अंदर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है देखिए, और वो भी वहाँ पर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो दोनों नदियों का जो क्षेत्र है, जो मैदान है वहाँ पर, वो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। और उपजाऊ होने की वजह से ही देखिए जो कृषि वगैरह है और जो वहाँ के उद्योग धंधे उस समय के अंदर काफ़ी फल फूल रहे थे। और वहाँ पर क्या था कि बहुत ज़्यादा राजस्व प्राप्ति वाला क्षेत्र था वो। ठीक है, वहाँ पर क्या है, जो भी राजा या नवाब था वहाँ से बहुत ज़्यादा राजस्व इकट्ठा होता था। और केंद्रीय जो सत्ता थी, मुगल सत्ता उस समय के अंदर, उसके भी इनकम का क्या था, महत्वपूर्ण सोर्स हुआ करता था बंगाल उस समय के अंदर। तो अंग्रेजों की जो निगाह थी वो बंगाल के ऊपर देखिए प्रारंभ से ही थी। तो देखेंगे कहानी की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलना होगा। हम सन 1700 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि बंगाल की क्या क्या पृष्ठभूमि रही, किस प्रकार से बंगाल आज़ाद हुआ, कौन कौन वहाँ पर नवाब हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए क्लास। तो अगर बात करें बंगाल की, ठीक है, 1700 ईस्वी के अंदर देखते हैं बंगाल के अंदर क्या पोजीशन है। तो देखिए इस समय के अंदर जो केंद्रीय सत्ता है वहाँ पर जो मुगल बादशाह है 1700 ईस्वी के अंदर, वो कौन है? मुगल बादशाह औरंगजेब। और औरंगजेब के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ये एकमात्र अंतिम शासक था मुगल बादशाह का, अंतिम शक्तिशाली शासक था जिसने कि अपने साम्राज्य को एक सूत्र में बांधे रखने का प्रयास किया था, और इसमें ये सफल भी रहा था। इसके समय काल में किसी भी प्रांत की ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने आप को स्वतंत्र करवा ले या स्वतंत्र हो जाए। तो कहने का मतलब, जब औरंगजेब की देखिए मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो छोटे छोटे प्रांत थे जो मुगल साम्राज्य के अधीन आते थे, तो ये क्षेत्रों ने क्या किया कि धीरे धीरे आज़ाद होना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो देखते हैं। तो देखिए जब जब बात कर रहे हैं 1700 की, इस समय जो केंद्रीय सत्ता के अंदर बादशाह कौन हो गया? औरंगजेब हो गया। और औरंगजेब के समय काल के अंदर ही एक व्यक्ति है जिसका कि नाम है मुर्शिद कुली खान। और मुर्शिद कुली खान कौन है? इसको औरंगजेब ने दीवान नियुक्त कर रखा है बंगाल का। और इसका काम क्या है? बंगाल वाले क्षेत्र के अंदर से पूरा राजस्व इकट्ठा करना, केंद्रीय सत्ता तक पहुंचाना। ठीक है, बंगाल का एक प्रकार से शासक, लेकिन किसके अधीन? मुगल सत्ता के अधीन। तो समय काल बीतता गया, 1707 ईस्वी के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मैंने अभी अभी आपको बताया कि जितने भी जो प्रांत थे जो कि स्वतंत्र होने के लिए महत्वाकांक्षी थे, जो इच्छा रखते थे, उन्होंने अपने आप को क्या किया? स्वतंत्र घोषित करना प्रारंभ कर दिया। तो इसी के अंदर से ही एक था देखिए बंगाल। तो मुर्शिद कुली खान ने भी क्या किया? अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र करवाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। स्वतंत्र करवाने का प्रयास तो किया, लेकिन देखिए उन्होंने डायरेक्ट कोई टक्कर नहीं ली कि भाई सीधा मना कर दिया कि मैं मुगल सत्ता के अधीन नहीं आता। तो इसने क्या किया? मुगल सत्ता को ये टैक्स देता था, राजस्व देना प्रारंभ रखा। ठीक है, ताकि उनसे डायरेक्ट कोई टकराव की स्थिति ना बन सके।
फिर भी मुर्शिद कुली खान को क्या कहा जाता है, स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अंत में ये पूरी तरह से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो ये तो बात चल रही है मुर्शिद कुली खान की। देखते हैं कि इसी समय काल तक जो अंग्रेज है उनकी क्या पोजीशन है बंगाल के अंदर। तो देखिए जो अंग्रेज हैं तो इन्होंने 1651 ईस्वी के अंदर जो बंगाल का जो हुगली है, हुगली जो शहर है बंगाल का, वहाँ पर अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर दी। ठीक है, एक फैक्ट्री की वहाँ पर स्थापना हो गई बंगाल के अंदर। उसके बाद 1698 ईस्वी में जो बंगाल का जो तत्कालीन दीवान था, जिसका कि क्या नाम था, अजीमुन शाह। तो अजीमुन शाह जो बता रहा हूँ मैं आपको, इसको आप दीवान कहिए या फिर सूबेदार। तो इसने क्या किया था कि अंग्रेजों को फैक्ट्री स्थापना के लिए 3 गांव की ज़मीन दी थी। ठीक है, ज़्यादा डेवलप नहीं थे वो, यानी खाली गांव दिए थे, जिसका कि तीनों का नाम क्या था, एक तो कालीकात हो गया, एक गोविंदपुर है और एक सुतानाती। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर की यहाँ पर स्थापना कर दी। कलकत्ता शहर की स्थापना हो गई और यहाँ पर फैक्ट्री को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किले का निर्माण किया, जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं, फोर्ट विलियम के नाम से जानते हैं। तो कलकत्ता शहर बस गया और फोर्ट विलियम किले का वहाँ पर निर्माण हो चुका है। उसके बाद 1717 ईस्वी की बात करें तो जो केंद्रीय सत्ता है वहाँ पर जो मुगल बादशाह था वो कौन था, फारुखसियर था। तो देखिए एक अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि मंडल वहाँ पर जाता है जॉन शर्मन की अध्यक्षता में। तो जो ये मुगल बादशाह फारुखसियर है ये एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त था। तो उनके साथ एक सर्जन भी था अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि मंडल में। तो उसने क्या किया कि जो फारुखसियर है ना, उसकी बीमारी का इलाज कर दिया। इससे फारुखसियर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने कंपनी को एक सुनहरा फरमान दे दिया। सुनहरा फरमान इसलिए बोला जा रहा है कि यानी कि कुछ विशेष सुविधाएं दे दी थी उनको व्यापार की दृष्टि से। ठीक है, तो देखिए क्या क्या सुविधाएं दी थी। तो बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो बंगाल की सुविधा आप ध्यान में रखेंगे कि फारुखसियर ने कहा इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप 3000 रुपये सालाना हमें देंगे केंद्रीय सत्ता को, उसके बदले आप बंगाल के अंदर कर मुक्त व्यापार कर सकते हो। ठीक है, एक बार साल का देना है 3000, उसके बाद कोई अन्य टैक्स नहीं देना बंगाल के अंदर। इसके अलावा अन्य सुविधाएं दी थी, जैसे कि 10,000 रुपये वार्षिक के बदले सूरत के अंदर भी टैक्स फ्री व्यापार की छूट दे दी थी। और उसके अलावा देखिए मुंबई के अंदर अंग्रेज़ों की टकसाल थी, वहाँ पर वो सिक्के वगैरह बनाते थे, तो टकसाल को भी मान्यता दे दी थी कि इस टकसाल के जो सिक्के हैं वो भी भारत के अंदर चला करेंगे। तो इसलिए ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधाएं दी थी फारुखसियर ने इनको। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सुनहरा फरमान। ठीक है, या फिर कंपनी का मैग्ना कार्टा भी इस चीज़ को कहा जाता है। तो अन्य व्यापारिक कंपनियां भी इस समय बंगाल के अंदर है, फ्रांसीसी भी हैं, डच भी हैं। ठीक है, लेकिन उनको क्या है, व्यापार करने के लिए पूरा पूरा टैक्स देना पड़ता है। तो अंग्रेज़ों को ये सब कुछ नहीं करना है, टैक्स फ्री व्यापार की उनको अनुमति मिल चुकी है। तो इसी वजह से क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल के अंदर पूरी तरह से मजबूत स्थिति के अंदर है। ठीक है, तो ये तो बात होगी इस समय काल तक, यानी कि अंग्रेज़ों की क्या पोजीशन है। इसके बाद पढ़ते हैं देखिए दोबारा से मुर्शिद कुली खान के बारे में। तो मुर्शिद कुली खान ने क्या किया उस समय काल तक, देखिए जो उड़ीसा का क्षेत्र है, उड़ीसा वो बंगाल के अंदर शामिल नहीं था। तो 1719 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल इस पर उड़ीसा पर आक्रमण किया और इसको बंगाल के अंदर शामिल कर लिया था। तो इस प्रकार से उड़ीसा जो है वो बंगाल के अंदर शामिल हो गया। और इसी उपलक्ष्य में ही जो मुर्शिद कुली खान है इसने क्या किया, नवाब की उपाधि धारण की। ठीक है, इसके बाद के जो भी शासक थे वो क्या कहलाते हैं, नवाब कहलाते हैं। इसने अपने आप को स्वतंत्र ही घोषित कर दिया मुगल साम्राज्य से। ठीक है, खुद क्या बन गया, ये नवाब बन गया, अपने राजनीतिक निर्णय, अपने जो राजसत्ता के निर्णय है ये खुद करने लगा। तो इस प्रकार से नवाब की परंपरा इसने प्रारंभ कर दी। इसके अलावा जो बंगाल था उसकी राजधानी उस समय काल के अंदर देखिए ढाका थी। ठीक है, ढाका जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। तो ये बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। तो इसने अपने नाम से एक नगर की स्थापना की जिसका कि नाम था मुर्शिदाबाद। तो इसने राजधानी भी वहीं पर ट्रांसफ़र कर दी, कहाँ पर, मुर्शिदाबाद। ठीक है, ढाका से मुर्शिदाबाद ले आया। इसके अलावा इसने और देखिए अन्य कौन कौन से काम किए, इसने इजारा व्यवस्था का भी प्रारंभ किया। इजारा व्यवस्था या फिर इजारेदारी व्यवस्था, तो ये क्या चीज़ थी, ये देखिए राजस्व को इकट्ठा करने की एक प्रणाली थी इजारेदारी व्यवस्था। इसमें जो राजस्व को इकट्ठा किया जाता है ना, वो कार्य ठेके पर दे दिया जाता था। ठेकेदार ने कोई काम ले लिया कि भाई जैसे 10 गांवों का राजस्व इकट्ठा करना है,
तो वो जैसे 10 गांवों का राजस्व इकट्ठा किया, अपना हिस्सा उसने अपने पास रखा, बाकी का नवाब को जमा करवा दिया। तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? इजारेदारी व्यवस्था। तो इसी का प्रारंभ भी किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने किया था। इसके अलावा अन्य काम देखिए कौन कौन से किए, कि इसने खालिसा भूमि के अंदर बढ़ोतरी की। अब खालिसा भूमि की मतलब कि क्या? ऐसी भूमि जो कि डायरेक्ट सरकार के नियंत्रण में रहा करती, ठीक है, डायरेक्ट राजा के नियंत्रण में थी, उसको क्या बोलते थे? खालिसा भूमि बोलते थे। अब कई भूमि जैसे इक्ता भूमि किसी को दी गई है व्यक्ति को, तो इसका मतलब क्या है कि उसको वेतन नहीं दिया जाता, एक भूमि दे दी गई है कि वहाँ से जो भी राजस्व इकट्ठा होगा वो तुम रखो, यही तुम्हारा वेतन होगा। ये भूमि हो गई। वक्फ की भूमि हो गई, यानी कि जो सरकार जो धार्मिक कार्य के लिए दान में दी गई भूमि है। तो इस प्रकार से जो मुर्शिद कुली खान ने ये सारी भूमियाँ दोबारा से लेकर इनको खालिसा भूमि के अंदर तब्दील कर दिया। खालिसा भूमि में इस प्रकार से बढ़ोतरी हो गई। अब जो भूमि सरकार के अंडर में डायरेक्ट आ रही है, तो वहाँ पर क्या है कि जो पूरा पूरा राजस्व है वो इकट्ठा करके सत्ता के पास ही आ रहा है, ठीक है, नवाब के पास आ रहा है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य किए इसने, अपने आप को स्वतंत्र किया। उसके बाद 1727 ईस्वी के अंदर जो मुर्शिद कुली खान है, इसकी क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद जो अगला नवाब बना था वो कौन बना था? सुजाउद्दीन बना। सुजाउद्दीन नवाब बना। इसके समय काल की कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। इसके समय काल में बस एक कार्य हुआ था कि जो बिहार है वो भी उस समय काल तक बंगाल के अंदर शामिल नहीं था। तो 1733 ईस्वी के अंदर जो बिहार है वो बंगाल के अंदर शामिल हो गया था। अब शामिल तो हो गया, लेकिन ये कार्य सुजाउद्दीन ने नहीं किया शामिल करने का, ठीक है। ये कार्य किसने किया था? जो मुगल उस समय के अंदर सम्राट है, जिसका ये क्या नाम है? मोहम्मद शाह, जिसको हम रंगीला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया था? बिहार पर आक्रमण किया, उसको विजित करके बंगाल के अंदर शामिल करवा दिया। तो ये उसके समय काल में काम हुआ था। अब देखिए बिहार के अंदर एक कर्मचारी हुआ करता था जिसका कि क्या नाम था? अली वर्दी खान। तो अली वर्दी खान का देखिए यहाँ से क्या हुआ? बंगाल की राजनीति के अंदर प्रवेश हुआ। नाम याद रखेंगे अली वर्दी खान, क्योंकि आगे चलकर यही क्या बनेगा? बंगाल का नवाब बनेगा। तो अली वर्दी खान बिहार का कर्मचारी था, लेकिन अभी वो बंगाल के अंदर आ गया, तो वो बंगाल का अब कर्मचारी हो गया। तो अली वर्दी खान जो है वो काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, ठीक है, और वो नवाब बनने का इच्छुक था। नवाब बनने के वो सपने देखा करता था। उसके दिमाग में योजनाएं चलती रहती थी कि किस प्रकार से नवाब बना जाए। तो ये सब सोचा विचारी चल रही है। उसी दौरान क्या हुआ कि जो नवाब है सुजाउद्दीन, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो गई उसकी 1739 ईस्वी की बात है, ठीक है। तो इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1739 ईस्वी में ही अगला नवाब कौन बनता है? सरफराज। सरफराज नवाब बन गया, लेकिन अली वर्दी खान ने इसके खिलाफ षड्यंत्र रचकर 1740 ईस्वी में इसको मौत के घाट उतार दिया, इसको मार दिया। और मरने के बाद इसके वो क्या किया? अली वर्दी खान खुद वहाँ पर नवाब बन गया। उसने अली वर्दी खान ने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया बंगाल का, ठीक है। कोई विद्रोह ना करे, कोई जैसे केंद्रीय सत्ता है जैसे जो मुगल बादशाह है वो भी विद्रोह ना करे, विरोध ना करे इस बात का। तो इसलिए क्या किया? जो ये अली वर्दी खान है, इसने एक साथ ही इकट्ठा 2 करोड़ रुपया, ठीक है, भेंट के रूप में या फिर आप कहिए नजराने के रूप में मोहम्मद शाह रंगीला को भेज दिया। अब मोहम्मद शाह रंगीला को भेज दिया। मोहम्मद शाह रंगीला खुश हो गया, और खुश होकर उसने क्या किया कि मान्यता दे दी कि भाई ठीक है, तुम ही आज से क्या हो? बंगाल के नए नवाब हो। तो इस प्रकार से जो अली वर्दी खान है वो क्या बन गया? बंगाल का नवाब बन गया। अब देखिए एक बार इसने 2 करोड़ रुपया दे दिया, उसके बाद इसने क्या किया? बस धीरे धीरे जो मुगल सत्ता है उससे दूरी बना ली। उसके बाद कुछ लेना देना नहीं, कोई राजस्व नहीं देना, कुछ नहीं देना, ठीक है। मुगलों से संपर्क इसने अपना समाप्त कर लिया, कट कर दिया। अब देखिए ये सब चल रहा है। अंग्रेजों की स्थिति मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि फारूक शेर ने उनको क्या दिया था? मैग्ना कार्टा, सुनहरा फरमान दिया था। तो अब वो जो उसको दस्तक भी बोलते हैं, ठीक है। जो फारूक शेर ने जो व्यापारिक सुविधाएं दी थी उसको दस्तक भी कहा जाता है। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो उसके कर्मचारी हैं, वो क्या कर रहे हैं? जो उनको दस्तक मिली है उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। एक फ़ायदा तो ये हो गया कि भाई 3,000 वो साल का देते हैं, उसके बाद वो किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देते बंगाल के नवाब को। उसके अलावा देखिए वो क्या कर रहे हैं कंपनी के कर्मचारी, कि वो अपना निजी व्यापार करना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया। कि जैसे और अन्य व्यापारी हैं
उनका जैसे अगर सामान बंगाल से ले जाना है तो वैसे लेके जाएंगे तो उनको पूरा टैक्स देना होगा। लेकिन अंग्रेज के जो व्यापारी थे, अंग्रेजी व्यापारी थे, वो क्या करते थे, उनके सामान को अपना बनाकर, अपना बताकर वो वहाँ से ले जाते थे। इस प्रकार से उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है। तो वो उनसे अपना कुछ रिश्वत वगैरह ले लेते थे इस चीज़ के लिए। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बंगाल का जो राजस्व है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। इसकी वजह से जो बंगाल है ना, उसको बहुत ज़्यादा राजस्व की हानि हो रही थी, क्योंकि अंग्रेज़ तो टैक्स देते नहीं थे। जो अन्य व्यापारिक कंपनियां थी उनका टैक्स भी इस तरह से वो हजम कर रहे थे अंग्रेज़, ठीक है। तो काफ़ी हानि हो रही थी। इसके अलावा देखिए, जो इस समय मराठों का भी अपना चल रहा है कि वो अपने साम्राज्य विस्तार में लगे हुए हैं। तो इसी के चलते वो क्या है, बार बार आक्रमण करते रहते हैं बंगाल पर। तो अलीवर्दी खान जो है वो इन सब चीज़ों से परेशान है, ठीक है। एक तरफ तो जैसे अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे हैं, राजस्व नहीं इतना इकट्ठा हो पा रहा है, दूसरी तरफ ये जो हो गए मराठा, ये भी बार बार आक्रमण कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से परेशान है। उनसे हार भी गया अलीवर्दी खान मराठों से। तो मराठे क्या है, इनसे चौथ कर भी वसूल कर रहे हैं, ठीक है। जो कुल उपज का 1/4 भाग भी ले रहे हैं इनसे। तो इन सब चीज़ों से परेशान था ये अलीवर्दी खान। तो इसके चलते ही 1756 ईस्वी में जो अलीवर्दी खान है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई। इसके देखिए कोई पुत्र नहीं था जो कि नवाब का पद संभाल सकता। अब इसकी क्या थी, 3 बेटियां थी, 3 पुत्रियां थी इसकी अलीवर्दी खान की, कोई बेटा नहीं था इसका। अब बात करें, देखिए 3 पुत्रियां, एक की शादी तो जैसे भाई पूर्णिया में हुई थी, ठीक है। नाम नहीं है उस लड़की का, जगह का नाम है पूर्णिया वाली लड़की हो गई। दूसरी तरफ है एक लड़की पटना के अंदर, और तीसरी जो लड़की है वो ढाका के अंदर है। इसका नाम आप याद रखेंगे, इसका नाम क्या है, घसीटी बेगम। तो ढाका के अंदर कौन हो गई, घसीटी बेगम। जो पूर्णिया वाली लड़की है उसका एक बेटा है जिसका कि क्या नाम है, शौकत जंग, ठीक है। और जो पटना के अंदर लड़की है उसका क्या नाम है, सिराजुद्दौला। अब जब उसकी मृत्यु हो गई अलीवर्दी खान की, तो ये सब सोच रहे हैं भाई जो भी राजपाट है, जो नवाबी है बंगाल की, वो किसके हाथ में जाएगी। वो इन तीनों बेटियों में से किसी के हाथ में जाएगी ना, या फिर इनके पुत्र या पुत्रियों के हाथ में जाएगी, किसी के एक हाथ में। तो देखिए जो पटना वाली लड़की है उसका बेटा है सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला यानी कि उसका नाती हो गया अलीवर्दी खान का। तो ये उसका प्रिय वो है भाई, नाती। तो वो चाहता है अलीवर्दी खान की यही मेरे बाद क्या बने, नवाब बने यहाँ का। तो इसी यानी कि इन दोनों के बीच में विवाद भी है। शौकत जंग चाहता है खुद वो बने यहाँ पर, ठीक है, नवाब बने। घसीटी बेगम का भी हस्तक्षेप है यहाँ पर। तो इन सब विवादों के बीच में जो सिराजुद्दौला है वो अंत में बंगाल का नवाब बन जाता है। तो इस प्रकार से जो सिराजुद्दौला है वो बंगाल का नवाब बन गया। कब बन गया, 1756 ईस्वी की बात चल रही है, ठीक है। और 1756 ईस्वी तक देखिए क्या चल रहा है भारत के अंदर, क्या चल रहा है भारत के अंदर। आपने अभी पढ़ा था पिछली जो क्लास थी हमारे कर्नाटक युद्ध के बारे में, कि एक तो देखिए प्रथम और द्वितीय 2 कर्नाटक के युद्ध हो चुके हैं, ठीक है। जो पहला कर्नाटक युद्ध है वो 1746 ईस्वी से लेकर 48 तक चला। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध है वो 1749 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक चला। और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है वो अभी स्टार्ट होने वाला है, जो कि 1756 से लेके 63 ईस्वी तक चला, ठीक है। तो ये चल रहे हैं युद्ध भारत के अंदर अंग्रेजों के। और यहाँ पर नवाब कौन बन गया, सिराजुद्दौला बन गया। इसके बाद देखते हैं क्या है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि 1756 ईस्वी में क्या है, तीसरा कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हो गया है। कि इनके बीच में, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में प्रारंभ हो गया। तो अंग्रेजों ने इस युद्ध, अब देखिए युद्ध चल रहा है दूसरे देश के साथ, दूसरे देश की कंपनी के साथ, फ्रांसीसियों के साथ। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जो कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम है ना, किला है जो फोर्ट विलियम, यहाँ पर सुरक्षा के लिए किलेबंदी प्रारंभ कर दी, सैनिक तैनात कर दिए। इसके अलावा देखिए किले पर तोप वगैरह चढ़ाने का काम भी कर दिया फ्रांसीसियों से बचने के लिए। अब सिराजुद्दौला ये सब चीज़ देख रहा है कि मेरी बिना अनुमति के ये अंग्रेज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इतने सारे भाई तोप गोले सेना वगैरह यहाँ पर आ रही है, लेके आ गए, क्या करना चाहते हैं ये। तो इसके चलते सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में क्या था, मतभेद हो गया, ठीक है। सिराजुद्दौला ने मना किया होगा कि भाई ये कहाँ रहे, मत करो, अंग्रेज माने नहीं। तो इसी के चलते क्या हुआ, जो सिराजुद्दौला है उसने 16 जून 1756 ईस्वी को अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया, कलकत्ता पर। और वहाँ पर क्या है, फोर्ट विलियम किला है, तो वहाँ पर आक्रमण कर दिया। तो किले में जब आक्रमण किया इस किले पर, तो अंग्रेज क्या है वो पराजित हो गए। तो पराजित होने के बाद जो फोर्ट विलियम है और जो कलकत्ता है वो किसके अधिकार में आ गया,
सिराजुद्दौला के अधिकार में आ गया। सिराजुद्दौला ने यहाँ पर अधिकार करते ही सबसे पहला काम क्या किया कि जो कलकत्ता है ना उसका नाम बदल कर क्या कर दिया, अलीनगर कर दिया। ठीक है, अलीनगर कर दिया और खुद कहाँ पर चला गया, मुर्शिदाबाद चला गया। लेकिन जाने से पहले एक व्यक्ति जिसका कि क्या नाम था, मणिक चंद, तो मणिक चंद्र को यहाँ का प्रभारी बनाकर वो चला गया सिराजुद्दौला। ठीक है, कहाँ चला गया, मुर्शिदाबाद चला गया और कलकत्ता जो जीता था अंग्रेजों से वो मणिक चंद्र को सौंप दिया कि यहाँ का राजपाट है वो तुम संभालो। तो ये जो न्यूज है कि भाई ये जो सिराजुद्दौला है बंगाल का नवाब, उसने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया है, तो ये न्यूज कहाँ पर पहुँचती है, ये खबर पहुँचती है जो मद्रास प्रेसिडेंसी है ना अंग्रेजों की, वहाँ पर पहुँचती है। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, वहाँ पर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव को जब ये बात पता चलती है तो वो कलकत्ता को आज़ाद करवाने के लिए जो वाटसन, देखिए एक वाटसन व्यक्ति है जो कि नौसेना प्रमुख है इनका अंग्रेजों का, तो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन है ये कहाँ पर निकल पड़ते हैं, मद्रास से कलकत्ता की तरफ निकल पड़ते हैं, कलकत्ता को आज़ाद करवाने के लिए नवाब से। तो कलकत्ता पर ही आए, इन्होंने दोबारा से हमला किया वहाँ पर। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ी चतुराई से वहाँ पर अटैक किया और मणिक चंद्र वगैरह इनको पराजित करके क्या किया, जो कलकत्ता है वो दोबारा से फ्री करवा लिया, आज़ाद करवा लिया। इस प्रकार से जो कलकत्ता है वो दोबारा से आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ों के पास वो आ गया। ये नाम ध्यान रखना है, मणिक चंद। बाद में ये मणिक चंद्र है जो है ये अंग्रेज़ों की तरफ हो जाएगा, अंग्रेज़ों से हाथ मिला लेगा। तो इसी के चलते क्या है, जो विश्वासघाती थे उनकी वजह से ही सिराजुद्दौला वो युद्ध हार जाएगा। तो ये सब हो गया। उसके बाद देखिए जो सिराजुद्दौला उसकी दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा से वो आक्रमण करे और दोबारा से कलकत्ता को कब्जे में ले सके अपने। तो इससे क्या हुआ कि जो अंग्रेज और सिराजुद्दौला इनके बीच में संधि हो गई। ठीक है, मैत्री संधि हो गई, जिसको कि क्या कहा जाता है, अलीनगर की संधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो अलीनगर की संधि है वो किस किस के बीच में हुई थी, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। तो ये ऐसे संधि हो गई, ठीक ठाक चल रहा है सब। लेकिन देखिए कुछ समय बाद क्या हुआ कि एक अंग्रेज है जिसका कि क्या नाम है, हेलवॉल है। तो हेलवॉल ने एक कहानी प्रस्तुत की, एक बात इसने प्रचलित की कि देखिए जब सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया था कलकत्ता के ऊपर, जो कि फोर्ट विलियम पे अभी आक्रमण किया था ना 16 जून 1765 ईस्वी को, तो उसी के दौरान की एक बात बताई हेलवाल ने कि जब वहाँ पर 16 जून को आक्रमण किया सिराजुद्दौला ने, तो क्या किया था कि 20 जून 1956 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने एक छोटा सा कमरा था 14x18 का। ठीक है, ये किसने बताया, हेलवॉल ही बता रहा है। ये 14x18 का एक कमरा था। तो यहाँ पर 146 अंग्रेजों को, जिसके अंदर की औरतें भी शामिल थी, छोटे बच्चे बुजुर्ग वगैरह सब शामिल थे, तो इन लोगों को क्या किया, इकट्ठा किया और एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। बहुत ही छोटे साइज का कमरा था 14x18 का। तो 146 लोगों को 3 दिन के लिए भूखे प्यासे, कोई रोशनी का बंदोबस्त नहीं वहाँ पर, कोई ऑक्सीजन का सोर्स नहीं, वहाँ पर बंद कर दिया। तो इसके दम घुटने की वजह से काफ़ी लोग वहाँ पर मारे गए, 123 लोग मारे गए और अंत में केवल 23 लोग जिंदा बचे थे। ठीक है, जिसके अंदर से ये जो कहानी बता रहा है हेलवॉल, ये भी शामिल था। तो इस घटना को क्या कहते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ये इसने कहानी प्रचारित की। वैसे इसके अंदर, इतिहास के अंदर इस प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं मिलते कि इस प्रकार की कोई घटना हुई थी। तो अंग्रेजों को बस क्या चाहिए था, फिर बहाना चाहिए था। वो बहाना ढूंढ ही रहे थे कि भाई छुटपुट ये लड़ाई वगैरह कब तक चलती रहेगी, करना है तो भाई पूरी तरह से बंगाल पर कब्जा कर लो, ताकि जो पूरे का पूरा बंगाल है वो अपने अधिकार में एक साथ ही आ जाए। तो अब उनको ये बहाना मिल गया ब्लैक होल ट्रेजेडी का। तो इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद हुआ प्लासी का युद्ध। ठीक है, जिसके बारे में ये क्लास थी, अब तक हम पृष्ठभूमि में पढ़ रहे थे। तो जो प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ था, 1757 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। तो देखिए अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन शामिल था। तो एक तरफ तो हो गए अंग्रेज और दूसरी तरफ है सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला युद्ध जीत सकता था, लेकिन इसकी सेना में काफ़ी विश्वासघाती थे। तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों का साथ दिया था, एन वक्त पे इसको धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला को, जिसकी वजह से ये युद्ध के अंदर मारा गया, युद्ध हार गया था इन्हीं के चलते ही। तो देखिए कौन कौन थे इसके अंदर शामिल। तो एक तरफ तो अंग्रेज हो गए, तो अंग्रेजों के साथ देखिए कौन कौन है। एक चीज़ पहले आप ध्यान रख लें कि जो प्लासी का युद्ध है ये कब लड़ा गया था, 23 जून की बात है। ठीक है, 23 जून 1757 को ये लड़ा गया था। एक प्लासी नाम का गांव है बंगाल के अंदर, वहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था।
और ये कोई युद्ध नहीं था, अंग्रेजों का षड्यंत्र था केवल, ठीक है, षड्यंत्रकारी नीतियों का परिणाम था। एक तरफ से कह सकते हैं कि एक तरफा ही युद्ध था, ठीक है, कि सब कुछ तो इन्होंने मिला रखा है अपनी तरफ में, इतने नाम दे रखे हैं। तो इसी की वजह से पता ही था कि भाई युद्ध तो जीतना ही जीतना है, नाम मात्र का युद्ध था, खाली एक धोखा था। ये बस इतना ही था कि सिराजुद्दौला को मारना है, पराजित करना है। तो अंग्रेजों के साथ देखिए कौन है, मणिक चंद्र हो गया एक तो, जो कि अभी अभी मैंने बताया कि जिसको कलकत्ता का प्रभारी बनाया था सिराजुद्दौला ने, तो ये हो गया। दूसरा एक जगत सेठ है, ये एक बैंकर हुआ करता था, स्थानीय बैंकर, तो ये भी शामिल है। एक अमीर चंद हो गया, ये व्यापारी है, ये भी शामिल है। उसके अलावा देखिए घसीटी बेगम, जो स्वयं खुद सिराजुद्दौला की मौसी है, सगी मौसी, वो भी अंग्रेजों के साथ सम्मिलित है। उसके अलावा ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति, एक तो है मीर जाफ़र, ठीक है, मीर जाफ़र जो है वो सिराजुद्दौला का सेनापति था। तो सेनापति देखिए खुद अंग्रेजों से मिला हुआ है, तो युद्ध कैसे जीतेगा सिराजुद्दौला? तो मीर जाफ़र जो है वो अंग्रेजों से मिला हुआ है। दूसरी तरफ देखिए राय दुर्लभ है, ये भी एक सैन्य टुकड़ी का ही संचालक है सिराजुद्दौला का। तो ये सब व्यक्ति अंग्रेजों के साथ में मिले हुए हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ बात करें सिराजुद्दौला की, तो इसकी तरफ कौन है? देखिए मीर मदान और मोहनलाल। पूछ लिया जाता है और काफ़ी इनमें से ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सिराजुद्दौला के साथ यानी कि युद्ध लड़ा था, कौन सिराजुद्दौला के साथ सम्मिलित था। तो मीर मदान ये नाम आप याद रखेंगे, मीर मदान और मोहनलाल ये सम्मिलित थे। बाकी ये सारे सिराजुद्दौला युद्ध से पहले तक समझ रहा है कि देखिए ये सारे जो है मेरे साथ है, ठीक है, सिराजुद्दौला के साथ है। लेकिन युद्ध के समय जब ये आक्रमण कर रहे थे अंग्रेज, तो मीर जाफ़र वगैरह ये एकदम से धोखा दे देते सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को तब पता चलता है कि इन सब ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है भाई, क्या परिणाम निकलेगा। सिराजुद्दौला मारा गया, मीर मदान मोहनलाल ये सब लोग मारे गए अंग्रेजों के, ठीक है, षड्यंत्र की वजह से ये सब लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उसके बाद देखिए ये मर गया, तो युद्ध का क्या परिणाम निकला। तो अंग्रेजों ने इसकी मृत्यु के बाद, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद देखिए डायरेक्ट बिहार की जो सत्ता है वो अपने हाथ में नहीं ली, ठीक है, क्योंकि जनता विद्रोह कर सकती है कि अचानक से भाई नवाब को हटाकर तुम यहाँ क्या करने लगे। तो इन्होंने क्या किया, जो ये मीर जाफ़र है जिसके बारे में अभी देखा था, मीर जाफ़र जो कि सेनापति था, इसको प्रलोभन दिया था, ठीक है, अपनी तरफ क्यों कैसे मिलाया था कि भाई तुम युद्ध में हमारा साथ दो, हम तुम्हें क्या करेंगे, बंगाल का नवाब बनाएंगे। तो इसके बाद इसी को ही मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और इसके बाद देखिए प्रशासनिक और जो आर्थिक राजनीतिक जो भी गतिविधियां है बंगाल की, इनके अंदर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से प्रभुत्व हो गया, ठीक है। और इसको नवाब बना दिया मीर जाफ़र को। इस पर निगरानी रखने के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट यहाँ पर छोड़ दिया गया बंगाल के अंदर। उसका क्या नाम था? ल्यूक स्क्रॉफ्टन। तो इस व्यक्ति को यहाँ पर छोड़ दिया गया है ताकि ये नज़र रख सके यहाँ पर। और इसके अलावा देखिए जो मीर जाफ़र है, इसने नवाब बनते ही क्या किया, जो 24 परगना क्षेत्र है बंगाल का वो अंग्रेज़ों को दे दिया। इसके अलावा युद्ध के अंदर जो भी खर्चा हुआ था, जो कि अंग्रेज़ों ने बताया कि भाई हमारे 3 लाख रुपए तक का खर्चा हुआ, तो मीर जाफ़र ने सरकारी खजाने से ये खर्चा भी अंग्रेज़ों को दे दिया, ठीक है। तो 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो तत्कालीन बिहार था, इसको पूरी तरह से अपनी सत्ता के अधीन ले लिया, ठीक है, अपने अधीन कर लिया पूरी तरह से। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि 1759 ईस्वी की बात है, इसकी यहाँ तब क्या हुआ, 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ। इसके अंदर इन्होंने अंग्रेजों ने डच को पूरी तरह से पराजित कर दिया। उसके बाद 1760 में आपने पढ़ा था तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसके अंदर एक युद्ध हुआ था वांडीवास का युद्ध। तो इसमें जो फ्रांसीसी थे उनको पूरी तरह से पराजित कर दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। अब देखिए स्थानीय शासक भी खत्म, डच भी खत्म, फ्रांसीसी भी खत्म, अब बच कौन गया? खाली अंग्रेज बच गए। तो इस प्रकार से ये देखिए अंग्रेजों का प्रारंभ हो गया भारत की राजनीति में, पूरी तरह से इन्होंने हड़प लिया है राजनीति को। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण होगा बक्सर का युद्ध। उसके बाद देखिए ये जब युद्ध हुआ है 1757 में, प्लासी का युद्ध, तब तक लोग ऐसा ही मान रहे थे कि अभी तक देखिए इन्होंने डायरेक्ट युद्ध नहीं किया है, ठीक है, धोखे से युद्ध जीता है। अगर ये डायरेक्ट युद्ध लड़ते, मुगल जो कि बहुत शक्तिशाली माने जाते थे, उनसे अगर ये डायरेक्ट युद्ध करते तो ये पराजित हो सकते थे। लेकिन इस बात को भी अंग्रेजों ने बाद में गलत साबित कर दिया था। कब? बक्सर के युद्ध में, जब उन्होंने जो बंगाल का नवाब था उसको प्लस दिल्ली का मुगल बादशाह, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, इसके अलावा अवध का नवाब था सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला,
इन तीनों को सम्मिलित रूप से पराजित किया था। ठीक है, उसके बाद पराजित करने के बाद ये हो गया था कि हाँ भाई, जो अंग्रेज है वो क्या है, वास्तविक रूप से ही शक्तिशाली है, उनको पराजित करना इतना आसान नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। तो वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।